इस कक्ष में खास तौर पर लकड़ी की शक्ति को साधने की ट्रेनिंग दी जाती थी। फूंसी दो जलते हुए लकड़ी के ड्रमों के बीच खड़ा था। गुरुजी ने सख्त हिदायत दी, सिर्फ आंखें दीपक की लॉ को फॉलो करें, लेकिन गर्दन जरा भी हिली तो गर्म अगरबत्ती से जलना तय है। पहले उसे नजर की तेजी का अभ्यास कराना था, फिर रिफ्लेक्स एक्शन का। उसे सीखना था जहां नजर जाए वहां हाथ भी जाए। ये स्किल पूरी होने के बाद वो किसी भी छुपे हुए हमले से बच सकता था। गुरुजी ने सारी मोमबत्तियां बुझा दी, बस अपने हाथ में एक रखी और उसे हवा में घुमाते रहे। फूंसी को सामने लगे रिफ्लेक्टिव लकड़ी के खंभों पर वार करना था। खंभों की दिशा बार बार बदलती, लेकिन फूंसी की नजर जहां जाती हाथ उतनी ही तेजी से वार करता। गुरुजी भी दंग रह गए। 31वीं कक्ष। इस कक्ष में छत से कई रेत के बोरे लटके थे। प्रशिक्षु को इन बोरों को सिर से मारकर रास्ता बनाना होता, ताकि वो भगवान बुद्ध की मूर्ति तक जाकर अगरबत्ती चढ़ा सके। जब फूंसी ने पहली बार कोशिश की, सिर चकरा गया और वो सीधे जमीन पर गिर गया। लेकिन गुरुजी बोले, अगर सिर की ताकत पाली तो हथियार और पंचों की ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। बस फिर क्या था, फूंसी में जैसे बिजली दौड़ गई। 1 महीने में ही उसने ये अभ्यास पूरा कर लिया। इसका मतलब था कि उसकी बेसिक ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। जिस दिन उसने ट्रेनिंग शुरू की थी, उसके ठीक 2 साल बाद उसे धर्मपाल कक्ष का अधीक्षक बना दिया गया। अब वो किसी भी हथियार, पंच या लकड़ी के कक्ष में आगे की ट्रेनिंग कर सकता था। हथियारों और पंचों की ट्रेनिंग में सीधा कनेक्शन होता है सीखने की समझ और पकड़ से। फूंसी की प्रतिभा तो जन्मजात थी, ऊपर से उसकी मेहनत ने उसका स्तर और भी ऊपर पहुंचा दिया। सिर्फ 5 साल में उसने शाओलिन की 35 कक्षाओं की ट्रेनिंग पूरी कर ली। अब उसकी काबिलियत इतनी थी कि वो किसी भी कक्ष का उपाधीक्षक बन सकता था, मगर वो अभी भी बहुत कम उम्र का था। संयम कक्ष के अधीक्षक ने उसे चुनौती दी, अगर तू मेरी 2धारी पत्ता तलवार से जीत गया तो तुझे किसी भी कक्ष का प्रमुख बना दूंगा। फूंसी को पूरा भरोसा था खुद पर। उसने अपना सबसे पसंदीदा हथियार उठाया, मगर सिर्फ कुछ ही चालों में वो हार गया। फूंसी ने हार स्वीकार की। वो शांत होकर सोचता रहा और एक दिन बांस की बनावट से उसे एक आइडिया आया। 3 टुकड़ों वाली लाठी, एक ऐसा नया हथियार जिसमें लाठी और धनुष दोनों की टेक्निक शामिल थी। उसने इस हथियार से संयम कक्ष के गुरु की पत्ता तलवार को हराया। अब फूंसी के पास था किसी भी कक्ष का प्रमुख बनने का अधिकार। महंत ने पूछा, कौन सा कक्ष संभालना चाहोगे? फूंसी बोला, मैं एक 36वां नया कक्ष बनाना चाहता हूँ, जहाँ आम लोग भी आकर शाओलिन की विद्या सीख सके। महंत उसकी सोच समझ गए, पर इसे अपना अपमान मानते हुए उसे पहाड़ से नीचे भेजने का आदेश दे दिया। जब तक भाग्य न लौटे वापस मत आना। फूंसी चुपचाप नीचे उतर गया। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई एक क्रांतिकारी चिंतक हर्षवर्धन से। उसे तारकनाथ नाम के दरोगा ने घेर लिया था। हर्षवर्धन के रिश्तेदारों को अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की सजा मिली थी और वो अपने पिता की रात में अंतिम क्रिया कर रहा था, तभी फंस गया दुश्मनों की साजिश में। फूंसी ने बिना हिचक मदद की। तारकनाथ ने उसे पहचान लिया। अरे, ये वही लड़का है जो कभी भाग गया था। गुस्से में उसने अपने आदमियों से हमला करवा दिया, मगर अब का फूंसी पहले वाला मासूम नहीं था। उसने बहुत आसानी से तारकनाथ को हरा दिया। हर्षवर्धन ने भी मौके का फायदा उठाकर तारकनाथ को मौत के घाट उतार दिया। अपने पिता का बदला लिया। उस दिन से हर्षवर्धन बन गया फूंसी का पहला शिष्य। इसके बाद फूंसी ने और भी युवाओं को ट्रेनिंग दी। सभी ने मिलकर एक गुप्त संगठन बनाया, जिसका मकसद था विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष। उन्होंने तेंदुआ नामक कमांडर को खत्म किया और फिर लौट आए शाओलिन में, जहां उन्होंने मिलकर 36वां कक्ष स्थापित किया।